Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about animal and plant tissues. Animal tissues are basic. अच्छा tissues की अगर पहले बात करें, tissues क्या हैं? Group of similar cells performing a similar function. Animals tissues are divided into four main categories: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. एपिथेलियल टिश्यूज की बहुत सारी टाइप्स हैं आपके लेवल पे 5 मेन टाइप्स जो डिस्कस्ड हैं वो हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सिलिएटेड कोलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत सारी टाइप्स हैं आपकी बुक में डिस्कस हुए, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड, जिसमें कि स्केलेटल की है बोन एंड कार्टिलेज और फ्लूइड की ब्लड। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी शायद आप किसी लेवल पे पढ़ें, टेंडन और लिगामेंट होता है। मस्कुलर टिश्यू के मेन 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, and nervous tissue is further not classified, it is just nervous tissue. अच्छा एपिथेलियल टिश्यू में देखें तो स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट है और सिंगल लेयर है और ये लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स अक्रॉस देम। देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स क्यूब के फॉर्म में है, सिंगल लेयर है और ये किडनी ट्यूब्स में होती है मेनली एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शन। कोलमनर एपिथेलियम जो है ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्यूब में होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शन एज वेल। अच्छा गॉल ब्लैडर में भी कोलमनर एपिथेलियम के सेल्स होते हैं। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है इसके सेल्स देखें एलोंगेटेड भी हैं और इसके ऊपर सीलिया भी हैं, सिलिएटेड टिश्यू, और ये ट्रेकिया में होता है मेनली, ब्रोंकाई में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और ये म्यूकस को मूव करने में, प्रोपेल करने में काम आता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इसकी मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती है। देखें स्क्वेमस में एक लेयर थी फ्लैट सेल्स की, यहाँ पे मेनी लेयर्स हैं और ये एसोफेगस में, माउथ में और स्किन के ऊपर होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इनर पार्ट्स। ये एक और डायग्राम इन्हीं टिश्यूज को शो कर रही है। स्क्वेमस एपिथेलियम साइड से ऐसे नजर आता है, ऊपर से ऐसे नजर आता है, ठीक है जी, और ये हार्ट में, लंग्स में, ब्लड वेजल्स वगैरह में होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सेल्स इस तरह के ड्रॉ करने में इस तरह ड्रॉ किए जाते हैं और अगर स्लाइड में देखें तो इस तरह ये ट्यूब्स जैसे किडनी ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन, ये बना हुआ है इन क्यूबॉइडल सेल से। तो मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो दे कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इस तरह के सेल्स स्लाइड में नजर आते हैं और कोलमनर एपिथेलियम के सेल्स जो हैं वो जैसे विलाई के सेल्स हैं वो कुछ इस तरह के नजर आ रहे होते हैं। सिलिएटेड जो हमारे ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में है वो इस तरह के इसके ऊपर सीलिया नजर आ रहे होते हैं और स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में दिखे बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं जो एसोफेगस में, माउथ में और स्किन पे। नाउ वी कम टूवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो डायग्राम आपकी बुक में इन 4 की दी हुई है ये मैं सिर्फ इसलिए आपको दिखाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बगैर किसी तरतीब के होते हैं। अभी यहाँ हमने ऊपर जितने सेल देखे इनकी तरतीब है, ये इस तरह फ्लैट लेयर है, ये क्यूब्स की लेयर है, ये कॉलम्स की लेयर है, ये सिलेटेड कॉलम्स की लेयर है, ये बहुत सारे फ्लैट सेल्स की लेयर्स है, लेकिन इन सेल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये सेल्स एक मैट्रिक्स में बने हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज स्पेस फिलिंग सब्सटेंस। मैट्रिक्स में सेल्स पड़े हुए हैं और बगैर किसी अरेंजमेंट के पड़े हुए हैं और उस मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी हैं और फाइबर्स भी मौजूद हैं, ठीक है जी। इस तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारी स्किन के अंडर मौजूद होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल्स को बोन के साथ जोड़ने में, टेंडन वगैरह में यूज होते हैं। लिगामेंट्स जो है वो वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जॉइंट को जॉइंट पे, बोन्स को जॉइंट पे जोड़ता है और मसल्स वो वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग से होते हैं, इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। सेल्स इसमें भी बेहतर मतलब बगैर किसी तरतीब के पड़े हुए एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं है। जैसे एपिथेलियम में सेल्स लाइन बना के हर सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसमें सेल दूसरे सेल से काफ़ी दूर है, ये सेल, ये सेल, ये 3-4 सेल जो नज़र आ रहे हैं, 5 सेल, ये सब एक दूसरे से दूर है। अच्छा एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट स्टोरेज का एरिया है। जितने ज़्यादा मोटे होते चले जाते हैं तो हमारा एडिपोज टिश्यू एक्चुअली बढ़ रहा होता है। वैसे नेचुरली कुछ एडिपोज टिश्यू यानी फैट टिश्यू हमारे किडनीज में और एब्डोमेन में होता है, लेकिन स्किन के अंदर जो है ना एडिपोज टिश्यू बढ़ता चला जाता है जितने हम फूड अपटेक ज़्यादा करें और एक्टिविटी कम करें। वैसे कुछ बीमारियों में भी बढ़ता है लेकिन आम हालात में ज़्यादा खाने से ही बढ़ता है।
इसमें भी मैट्रिक्स होता है लेकिन सेल्स बहुत बड़ी हैं, उन्होंने सारी जगह फिल कर ली। देखिए यहाँ पे सेल्स और सेल्स के बीच में फासला है, यहाँ पे फासला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो सारे सेल्स जो हैं वो फैट ड्रॉपलेट से फिल हुए हैं और ये सेल्स बड़े होते चले जाते हैं, ह्यूज होते चले जाते हैं, जितनी इसमें हम खाना स्टोर करते चले जाएं। एक्स्ट्रा जितना हीट अप करेंगे वो यहाँ स्टोर होगा। अच्छा, कार्टिलेज जो है इसमें मैट्रिक्स जो है ये रबरी मैट्रिक्स होता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारी कान नाक जो मुड़ जाते हैं इसलिए मुड़ जाते हैं क्योंकि इसमें कार्टिलेज होती है और उसका मैट्रिक्स रबरी होता है, उसमें सेल्स बड़े होते हैं। ठीक है जी। बोन के का स्ट्रक्चर हार्ड है, सेल्स उसके भी मतलब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट तो हो गई लेकिन सेल्स एक दूसरे से दूर है। एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, चौथा सेल ये है और इनके इर्द गिर्द मैट्रिक्स जो है वो हार्ड है। किस वजह से? कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन की वजह से। सो इट इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ब्लड जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है। प्लाज्मा इज द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू और बहुत तरह के सेल्स है इसमें, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। लेकिन अगेन इन सेल्स की कोई तरतीब नहीं है, सारे सेल भागे दौड़े फिर रहे हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड का अपना काम है यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, बोन का अपना काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, कार्टिलेज का अपना काम है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, फैटी टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू का अपना काम है फूड स्टोर करना। सो डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं, वैरायटी बहुत है कनेक्टिव टिश्यू में और ये बहुत तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की मेन 3 टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स जो हैं ये पूरी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में, जैसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरेटर में, यूट्रस में, ब्लड वेजल्स में, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ट्यूब्स या पाइप्स या डक्ट्स हैं, चाहे वो पतली से पतली ब्लड वेजल्स हों जैसे कि आर्टरीज और वेन्स या वो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हों स्टमक वगैरह, ये सब इनकी जो वॉल में मसल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। कार्डिक मसल हार्ट्स में होते हैं, हार्ट की वॉल में, और स्केलेटल मसल जितना भी हमारे स्केलेटन के साथ जिसको हम अपना मसल समझ रहे होते हैं एक्चुअली, जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जो हमारे आर्म को, लेग्स को, मतलब जो भी हम अपनी मर्जी से हिला रहे हैं ना अपने जिस्म का हिस्सा, चाहे हम पलके झपक रहे हैं, चाहे हमारी जुबान हिल रही है, हमारा मुंह हिल रहा है, फूड च्यू कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसमें जितने मसल्स काम कर रहे हैं ऑल ऑफ देम आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी। अच्छा, ये तो इनका हो गया कि लोकेशन किस किस जगह है। अब अगर इसकी स्लाइड बना के देखें तो इस तरह का नजर आता है। इन दोनों स्लाइड्स में अगर आप देखें स्केलेटल मसल्स में और कार्डिक मसल में, तो आपको बारीक सा जेब्रा प्रिंट नजर आएगा। इसको गौर से देखें यहाँ, और ये फिर इसकी डायग्राम है। ये एक्चुअल स्लाइड है, ये इसकी डायग्राम है, ये एक्चुअल स्लाइड है, ये इसकी डायग्राम है। इसमें आपको जेब्रा प्रिंट से नजर आएगा। इसको कहते हैं स्ट्राइएशन। स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आर स्ट्राइटेड। लेकिन स्मूथ मसल्स को स्मूथ इनका नाम रखा ही इसलिए गया कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के मसल्स की जब स्लाइड्स बनाई गई तो ज़्यादा जगहों पे ऐसी स्ट्राइशन नजर आई लेकिन इनमें स्ट्राइशन नहीं नजर आई। दीज आर स्मूथ इंटरनली, इन सेल्स के अंदर कोई स्ट्राइशन नहीं है, दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ। अच्छा, अब जो स्केलेटल मसल है ये लंबा एक मसल जो हमारे बाजू का शुरू हो रहा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही मसल होता है। अच्छा, ये मसल फाइबर होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, ये ब्लू ब्लू जितने नजर आ रहे हैं यहाँ पे आपको डार्क कलर के, ये दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स। जबकि इसके मुकाबले में जो कार्डिक मसल हैं ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब ये जो एक फाइबर है ये इसमें स्ट्राइशन भी है और ब्रांचिंग भी है। ये देखिए इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, सीधे सीधे लंबे जा रहे हैं, ट्यूब लाइक है। ये ब्रांच्ड है, कार्डिक मसल्स आर ब्रांच्ड यूनी न्यूक्लिएटेड, यानी एक ही न्यूक्लियस है इनके हर सेल के अंदर। इसमें एक फाइबर जो एक सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है। और स्मूथ मसल जो है ये देखिए ये एक सेल है पतला सा, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप उसको कहते हैं जो बीच में से जरा सा मोटा और किनारों से पतला। ये देखिए ये ट्यूब की तरह का, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही जैसा है। ये ब्रांचिंग है इसमें, लेकिन ये मोटा पतला किसी खास पैटर्न पे नहीं हो रहा। ये जितने भी सेल्स हैं ये बीच में से मोटे हैं जहाँ न्यूक्लियस है और किनारों कोनों पर से पतले, इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। नॉन स्ट्राइटेड है और यूनिन्यूक्लिएटेड, हर फाइबर में एक न्यूक्लियस है। अच्छा, ये दोनों मसल्स इनवॉलंटरी हैं। हार्ट तो हमारा हर वक्त काम कर रहा है, पैदा होने से पहले से लेके मरने तक हार्ट ने काम करते रहना है, हमारी सोच पे नहीं काम कर रहा। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये बल्कि इसका अपना एक पेस मेकर होता है जो इसकी रिदम को, बीट को जनरेट करता है। अच्छा, नर्वस सिस्टम से भी, नर्वस सिस्टम या कोई हमारी कंडीशंस हार्ट बीट को तेज या आहिस्ता कर सकती हैं लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। हम चाहे भी तो अपने दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते।
और ये जो जब हम एक दफ़ा खाना खाते हैं, वंस वी ईट फूड, तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से उसे गुजरने में कम अज़ कम 24 घंटे लगते हैं। वैसे डायरिया हो जाए तो हो सकता है ज़्यादा जल्दी गुजर जाए, लेकिन आम हालात में नॉर्मल फूड जो 24 आवर्स लगाती है माउथ से लेकर इनस तक पहुँचने। अब हम तो 1 सेकंड में या ज़्यादा 10-15 सेकंड में नवाला चुबा के फूड को च्यू करके और स्वेलो कर लेते, उसके बाद 24 घंटे आखिर कैसे ये मसल्स काम करते रहते? वाई? बिकॉज दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी है, हमारी सोच नहीं इनको कंट्रोल कर रही, हमारी मर्जी नहीं इनको कंट्रोल कर रही। ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है किसी हद तक, लेकिन ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं और हम अपनी विल से इसे कंट्रोल नहीं कर रहे। अच्छा, फंक्शन क्या है स्मूथ मसल्स का? टू मूव द सब्सटेंसेस, चाहे ये फूड की मूवमेंट हो फ्रॉम वन पार्ट टू अदर, आर्टरी वेन में होगा तो वहाँ पे ब्लड की मूवमेंट है, यूट्रस में होगा तो वहाँ पे और चीज़ों की मूवमेंट है, यूरेटर में होगा तो यूरिन की मूवमेंट है। अच्छा, और कार्डियक मसल्स का क्या काम है? टू प्रोड्यूस हार्ट बीट। और स्केलेटल मसल का क्या काम है? हमारी स्केलेटन को मूव करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हमारी मर्जी के मुताबिक मूव करना। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। आपने न्यूरॉन्स को 8th में पढ़ा है कि सेल बॉडी होती है और एक्सॉन होता है, एक तरफ डेंड्राइट्स होते हैं। दीज आर एलोंगेटेड सेल्स और इनका बेसिक काम क्या होता है? बॉडी के एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक मैसेजेस को लेके जाना, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, कंडक्शन करना और कोऑर्डिनेशन करना। और ये आपने पढ़ा था कि 3 तरह के होते हैं आगे से न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, लेकिन है सारा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किधर मौजूद है? ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। और क्या काम कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये एक डायग्राम है जो कि जनरल अरेंजमेंट शो कर रही है डिफरेंट टिश्यूज की। एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के आर्म के जैसे सरफेस पे है, मस्कुलर टिश्यू हमारे आर्म के मसल्स को बना रहा है, नर्वस टिश्यू हमारे डिफरेंट नर्व्स जो हमारे पूरी बॉडी में मौजूद हैं उनमें शामिल है। कनेक्टिव टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स हैं। कोई लूज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के अंदर मौजूद है, बोन्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज जो कि बोन्स के एंड के ऊपर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो ब्लड वेजल्स में फिर रहा है वो भी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। सो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नाउ वी कम टुवर्ड्स प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपकी बुक में वैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन भी ठीक है। एक्चुअली साइंटिफिक अप्रोच ये भी है कि आप एक चीज़ के ऊपर स्टिक ना हो जाए कि यही ठीक है। वैसे तो टेक्स्ट बुक की वजह से हम कुछ इस तरह का हमारा माइंडसेट बन गया है कि जो चीज़ बुक में लिखी हुई वो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ को सही साइंस इसीलिए आगे तरक्की कर सकी है क्योंकि साइंस इज ओपन टू चेंज। बहरहाल मेनली प्लांट टिश्यूज को अगर डिवाइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर डिवीजन है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू को या वो टिश्यू को जो कि डिवाइड कर सके, और बाकी जो प्लांट टिश्यूज हैं वो परमानेंट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की फर्दर मेन 3 टाइप्स है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स की है जाइलम और फ्लोएम। आपकी बुक में किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है? उन्होंने सिंपल यहाँ रख दी, यानी प्लांट टिश्यू सिंपल, और ये सारा कुछ मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा इस सारे को सिंपल में डाल दिया और कॉम्प्लेक्स को आखिर में अलग में डाल दिया। लेकिन इंटरनेशनली जितनी बुक्स में मैंने देखा है सारी जगहों पे ये डिवीजन है। बहरहाल अभी इस लेवल पे आप अपनी बुक को फॉलो करें। कोई इस तरह का फ्लो चार्ट एक्चुअली आपकी बुक में बना हुआ नहीं है, ना ही इस तरह का क्वेश्चन आना है। तो आप बेसिकली ये समझ लें कि प्लांट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। सिंपल, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं। परमानेंट के ये 3 टाइप्स और मेरिस्टेमेटिक की ये 3 टाइप्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो मेन 3 टाइप्स है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, उसको अगर समझे एपिकल टिप्स पे होता है, शूट टिप यानी जितनी भी एरियल ब्रांचेस हैं उनकी टिप के ऊपर और रूट टिप के ऊपर। ठीक है जी। एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स टिप को कहते हैं। तो टिप्स के ऊपर जो होगा वो कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। रूट टिप पे होगा तो रूट की ग्रोथ करेगा, शूट टिप पे होगा तो शूट की ग्रोथ करेगा। इस ग्रोथ की वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, रूट की भी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, शूट की भी ब्रांचेस की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, स्टेम बढ़ता चला जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम की वजह से सेल्स डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसमें अब मेन बात क्या है कि प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक या एम्ब्रियोनिक टिश्यू परमानेंट से डिफरेंट है वो ये कि प्लांट के सारे सेल्स उस तरह डिवाइड नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि एक दफ़ा जब सेल वॉल उसके इर्द गिर्द हार्ड सी बन जाती है, और बल्कि ये 3 टिश्यू स्क्लेरेंकाइमा और जाइलम तो तकरीबन डेड ही हैं। फ्लोएम के भी जो सेल्स हैं वो अकेले जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, भी हम डिस्कस करेंगे। फ्लोएम के कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो पेरेंकाइमा कोलेनकाइमा भी इस तरह प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेल वॉल हार्ड हो चुकी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसकी सेल वॉल अभी हार्ड नहीं हुई होती, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड और रीडिवाइड कर सके, इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। और टिप्स पे जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ बढ़ती है और इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट जो लंबा होता चला जाता है इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इंटरकैलरी नोड्स पे होता है और उससे नए लीव्स और नई ब्रांचेस बन सकती हैं। और लेटरल जो है इस तरह पूरे प्लांट के साइड पे, लेटरल साइड पे होता है, यानी अगर प्लांट को सोचे तो पूरे स्टेम और ब्रांच में इस तरह एक रिंग सा जा रहा होता है। आगे भी हम एक दो डायग्राम्स में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, लेटरल मेरिस्टेम दो तरह का होता है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एक रिंग होता है, कॉर्ड कैम्बियम एक रिंग होता है। वेस्कुलर कैम्बियम किधर होता है? पिथ और कॉर्टेक्स के बीच में। कॉर्ड कैम्बियम किधर होता है? कॉर्टेक्स और जाइलम और फ्लोएम के बाहर। कुछ इस तरह की डायग्राम आपकी बुक में है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हर साल जब डिवाइड होता है तो वो अंदर की तरफ नया जाइलम देता है और बाहर की तरफ नया फ्लोएम देता है, इसीलिए इसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू बना रहा है जाइलम और फ्लोएम। और कॉर्ड कैम्बियम जो आउटसाइड होता है और जब ये डिवाइड होता है तो कॉर्ड बनाता है। सो ये दोनों कैम्बियम रिंग के फॉर्म में है। ज्यादा ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम की होती है और उसकी वजह से एनुअल रिंग्स, ग्रोथ रिंग्स बनती है। थिकनेस ऑफ प्लांट बढ़ती चली जाती है। पहले साल प्लांट पतला होता है, इतना सा होगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना। तो जो प्लांट की थिकनेस, स्टेम और रूट्स जो मोटे होते चले जाते हैं, उनका डायमीटर बढ़ता चला जाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी ग्रोथ। और वो किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसमें ज्यादा रोल वेस्कुलर कैम्बियम का और थोड़ा रोल कॉर्ड कैम्बियम का। देन एपिडर्मल टिश्यू, प्लांट्स के सरफेस पे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यू कहलाती है। रूट की, स्टेम की, लीफ की, हर एक एपिडर्मल टिश्यू और उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन है। रूट के एपिडर्मल टिश्यू पे रूट हेयर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को हेल्प करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। और स्टेम की जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होता है जो कि वाटर की के लॉस को प्रिवेंट करता है। लीफ का जो एपिडर्मिस होता है उसकी खास बात ये होती है कि उसके बाकी एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्यूटिकल होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन उसमें खास तरह के सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, जिनके बीच में ओपनिंग होती है, स्टोमेटा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन। देन ग्राउंड टिश्यू इज दैट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन, सबसे ज्यादा जो टिश्यू है प्लांट के अंदर वो ग्राउंड टिश्यू है। और ये प्लांट, इसको पेरेन्काइमा भी कहते हैं। लीफ में जब पेरेन्काइमा होता है तो उसको मेसोफिल कहते हैं। ये पेरेन्काइमा टिश्यू का क्रॉस सेक्शन है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ी बहुत होती हैं, थिन सेल वॉल होती है। ये लेटरल से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसका लंबाई के रुख में अगर काट के इन सेल्स को देखें तो इनमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है और बीच में बड़ा सा वैक्यूल भी है। अलाइव सेल्स होते हैं, एक्टिवली मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं। प्लांट के लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है उस पेरेन्काइमा को कहते हैं मेसोफिल। आपने प्लांट के सेक्शन में, लीफ के सेक्शन में पढ़ा था कि ऊपर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो लाइन बना के करीब करीब सीधे सीधे खड़े होते हैं, विच इज कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल। और नीचे की तरफ जो होते हैं, लोअर एपिडर्मिस की तरफ, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल हो चाहे स्पॉन्जी मेसोफिल हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। बाकी जो प्लांट के डिफरेंट रूट स्टेम में पेरेन्काइमा मौजूद है, उसका मेन काम होता है वो कॉर्टेक्स में मौजूद होता है और कॉर्टेक्स का मेन हिस्सा बनाता है। इसके अलावा इसका काम होता है फूड स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देन सपोर्ट टिश्यू की बेसिक दो टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है ये भी कॉर्टेक्स के रीजन में मौजूद होते हैं, मिडरिब में भी मौजूद होते हैं। और अगर इनको देखा जाए तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो ज्यादा थिक हुई होती है। क्रॉस सेक्शन में, ट्रांसफर सेक्शन में देखें थिकनिंग होती सेल वॉल की, लेकिन रेगुलर थिकनिंग नहीं होती। ये नहीं कि सारी अभी जो रेड कलर से सेल वॉल की थिकनिंग नजर आ रही है ये एंगुलर थिकनिंग है, यानी एंगल्स के ऊपर थिकनिंग हुई हुई है, इरेगुलर थिकनिंग है और इसकी वजह से वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये सेल्स अलाइव है, इनमें न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म भी है। और इसमें खास बात क्या है कि इसके डिफरेंट जगहों पे इरेगुलर थिकनिंग हुई हुई है। मिडरिब में जब ये मौजूद होते हैं, ये एक प्लांट है, इसका लीफ का सेक्शन है, इसका ये मिडरिब है। मिडरिब में जाइलम और फ्लोएम होते हैं और उसके साथ कोलेनकाइमा होता है। तो सॉफ्ट ग्रीन पार्ट्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है कोलेनकाइमा टिश्यू।
ठीक है जी। ये एक सपोर्टिंग टिश्यू है, अलाइव टिश्यू है और सॉफ्ट ग्रीन पार्ट्स को, लीव्स को और यंग स्टेम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा भी सपोर्टिंग टिश्यू है, लेकिन ये सेल्स जो है इनमें सेल वॉल की थिकनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा मोटी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है जिसमें लिग्निन की डेपोजिशन होती है। लिग्निफाइड सेल वॉल जो है उसमें से वाटर नहीं गुजर सकता, इस वजह से अंदर जो सेल होता है वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पहले जिंदा होता है, जब इसकी सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो फिर उसके बाद ये डेड हो जाता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जहाँ भी मौजूद होगा बहुत डार्कली स्टेन नजर आएगा लिग्निन की वजह से और थिक सेल वॉल की वजह से, और ये डेड सेल्स हैं और इनका मेन काम है अपनी थिक सेल वॉल के जरिए प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, रूट को, स्टेम को। लीफ में नहीं होता, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू इज एब्सेंट इन लीफ। और जो सीड्स के आउटर कोट्स हार्ड होते हैं जैसे वॉलनट का वगैरह, उनके अंदर भी इसके स्टोन सेल्स मौजूद होते हैं। ये एक और डायग्राम है जो कंपेयर कर रही है इन तीनों को, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आर अलाइव सेल, स्क्लेरेन्काइमा आर डेड सेल। पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं और पतली सी सेल वॉल है। कोलेन्काइमा में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं बची, सारी जगहों पे सेल वॉल जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर इरेगुलर थिकनेस के साथ फिल हो रही है। और स्क्लेरेन्काइमा में सेकेंडरी सेल वॉल इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है कि सेल जो है वो डेड हो गया और अब इसका काम, ये मौजूद है स्क्लेरेन्काइमा जहाँ भी, वो अपना काम करी, दैट इज सपोर्ट। देन कंपाउंड टिश्यू जो है ये जाइलम टिश्यू है, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स। वेसल एलिमेंट्स elongated सेल्स हैं। अच्छा, कंपाउंड टिश्यू इसको क्यों कहते हैं कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू? क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना, ठीक है जी। और वैसे बेसिकली इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, आपके लेवल पे इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बताए हैं, तो अभी इन्हीं के ऊपर फोकस करें, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स। वेसल एलिमेंट्स जो ये elongated ब्रॉड सेल्स हैं जिनकी एंड प्लेट्स नहीं है और ये एक के ऊपर एक रखे होते हैं, अरेंज वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, एंड दे मेक अ कंटिन्यूअस पाइप, वाटर पाइप मोटा सा बना देते हैं जहाँ से आसानी से बहुत सारा वाटर रूट से प्लांट्स के अपर पार्ट्स की तरफ जा सके। ट्रैकीड्स जो सेल्स हैं ये these are long cells, cylinder cells with overlapping ends. ये देखिए इनके एंड्स यूं टेढ़े हैं और ओवरलैप कर रहे हैं और इनके बीच में पिट्स हैं जिसकी वजह से रास्ते हैं और इन रास्तों में से वाटर गुजर सकता है। सो xylem is made up of vessel elements and tracheids. Phloem tissue is mainly made up of 2 types of cells, sieve tube cells and companion cells. सीव ट्यूब सेल्स भी वेसल एलिमेंट्स की तरह ब्रॉड से सेल्स होते हैं, लेकिन इनकी एंड प्लेट्स होती हैं और उसके बीच में सुराख होते हैं बहुत ज़्यादा। तो सुराख जिस चीज़ में उसको कहते हैं, सीव छलनी को सीव कहते हैं, इसलिए इस चीज़ को कहते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट्स जो हैं वो रास्ता प्रोवाइड करते हैं फॉर द पैसेज ऑफ फूड मटीरियल इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द फ्लोएम टिश्यू, और फूड जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स एंड अपवर्ड्स टू डाउन। अच्छा, अब ये जो सेल्स हैं सीव ट्यूब सेल्स, इनमें साइटोप्लाज्म तो होता है। अच्छा सॉरी, ये पीछे नहीं मैंने आपको बताया कि वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स दोनों डेड सेल्स हैं, इनकी लिग्निफाइड वॉल्स हैं और जब ये डेवलप कर रहे होते हैं तब अलाइव होते हैं, एक दफ़ा जब कंप्लीट डेवलप हो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं और सिर्फ ये सेल वॉल्स हैं। अब ये जो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स हैं, दीज आर ओनली सेल वॉल्स विच आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन ऑफ अ वाटर पाइप। और जो फ्लोएम टिश्यू है इसमें जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये अलाइव होते हैं, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रोटीन्स की जो ज़रूरत होती है ये खुद नहीं बना सकते, इनको साथी की ज़रूरत होती है। साथी क्या है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आर arranged along the sieve tube cells and they are responsible for making the proteins and enzymes required for the functioning of sieve tube cells. In this way, these cells work together. ये जाइलम है जिसमें वाटर की मूवमेंट नीचे से ऊपर हो रही है, वन वे मूवमेंट है जाइलम में, और फ्लोएम में फूड नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से नीचे भी जा सकता है, इट इज कॉल्ड 2 वे फ्लो। और ये एक स्टेम का सेक्शन है और इसमें देखें कि अगर इसके ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें ये जाइलम है, जाइलम के वेसल एलिमेंट्स हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, ये सीव प्लेट नजर आ रही है, इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स हैं, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम। हर साल जो प्लांट हैं उनके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ नया जाइलम फॉर्म करता है और बाहर की तरफ नया फ्लोएम फॉर्म करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।